प्यारे बच्चों, तो वापस फिर से हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इलास्टिसिटी चैप्टर हमने शुरू किया था। ये क्रैश कोर्स है डियर स्टूडेंट्स जो हम देख रहे हैं, जिसमें हम जो है एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हम आज के लेक्चर में देख रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल, यानी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जब हम कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ कैसा होगा वो हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ग्राफ में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जानना होगा। वाई एक्सिस पे हमने स्ट्रेन लिया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमने स्ट्रेस लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने स्ट्रेन लिया है। अब डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, उसके एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं, जैसे सॉफ्ट आयरन एक डक्टाइल मटेरियल है, माइल्ड स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है। ये कुछ डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मतलब जिसको हम खींच के लंबे वायर्स में बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो जिनको लंबा खींचो तो वो जल्दी टूटते नहीं है, जितना खींचते जाओगे वो बहुत लंबा तुम उसको खींच सकते हो। दे कैन बी इजिली ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, उन्हीं को हम डक्टाइल मटेरियल्स बोलते हैं। तो अब देखा गया कि O से लेकर P तक ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमको दर्शा रहा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसीलिए P को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट मतलब जहां तक ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जहां तक ये स्ट्रेट लाइन है वो लिमिट कहां तक है, वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट पॉइंट P तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। यानी O से लेकर के P तक हुक्स लॉ ओबे होता है। हुक्स लॉ हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स। हुक्स लॉ क्या था? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, है ना। तो यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि ये E क्या है? E है हमारा इलास्टिक लिमिट। अब देखो, सच बात तो ये है कि ये P से E तक ये ग्राफ कुछ दूर के लिए अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाता। तो कुछ बुक्स में आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये P और E को अलग अलग दो पॉइंट्स नहीं बताए हैं। क्यों अलग अलग नहीं बताते हैं कुछ बुक्स में ये पॉइंट्स को? क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों पॉइंट्स यानी पॉइंट P और पॉइंट E एक्चुअल में बहुत पास होते हैं एक दूसरे के, बहुत ही पास होते हैं एक दूसरे के। इसीलिए इन दोनों पॉइंट्स को ऑलमोस्ट सेम ही मान लिया जाता है। इसीलिए हुक्स ने बोला कि विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी E से पहले स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। पर अगर बारीकी से देखा जाए तो P से पहले हुक्स लॉ ओबे होता है, P से E तक ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाता। ठीक है, तो एनीवेज O से लेकर के E तक इलास्टिक रीजन कहलाता है। इलास्टिक रीजन इसलिए कहलाता है क्योंकि तुम O से E तक अगर मटेरियल को खींचते हो और फिर छोड़ देते हो तो वो वापस अपना शेप एग्जैक्टली रीगेन करने की क्षमता रखता है। कहां तक? इलास्टिक लिमिट तक। यानी हम इलास्टिक लिमिट तक अगर उसको खींचें और फिर छोड़ दें तो वो वापस आने की क्षमता रखता है, एग्जैक्टली वापस आ जाएगा वो। लेकिन अगर हम इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड चले गए, हमारा स्ट्रेन जो है या हमारा स्ट्रेस जो है वो इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड चला गया, इस पॉइंट के हम आगे चले गए, तो उसके बाद मटेरियल वापस तो लौटेगा लेकिन एग्जैक्टली वापस नहीं लौट पाएगा अपने ओरिजिनल डायमेंशंस को, और मटेरियल के अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगा जिसको हम सेट या परमानेंट सेट भी बोलते हैं। तो इसीलिए E तक, O से E तक जो रीजन है उसको इलास्टिक रीजन बोलते हैं, क्योंकि यहां तक ले जाने के बाद वापस तुम स्ट्रेस हटा दो तो ये वापस अपना ओरिजिनल शेप हासिल कर लेगा एग्जैक्टली। पर E के आगे जाने के बाद उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, इसीलिए उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। तो ये पूरा प्लास्टिक रीजन है और ये पूरा इलास्टिक रीजन है। ठीक है डियर, आगे देखा गया कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेस के बाद देखा गया कि वायर ऑटोमेटिकली खींचने लगा। यानी एक वायर लो, उसमें एक ब्लॉक लटका दो, तो हम देखते हैं कि हम उस पर लोड ऐड करते जाएंगे, तो क्या होगा? जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद ऑटोमेटिक वायर कुछ दूर के लिए फ्लो होता है, और ये वो पॉइंट है जहां पे कि स्ट्रेस कम होने पे भी स्ट्रेन बढ़ रहा है। देखो ये ग्राफ नीचे को जा रहा है, मतलब स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ फिर भी स्ट्रेन बढ़ा। ठीक है, एनीवेज आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट, जो मैंने यहां लिखा है y इज कॉल्ड एज यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है इस कर्व के ऊपर जहां पर अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें तो वो टैंजेंट हमारे स्ट्रेन एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। उसी पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर वायर कुछ देर के लिए फ्लो करता है लेकिन रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद मतलब ये हमें संकेत मिलता है कि अब ब्रेकिंग स्ट्रेस आने वाला है। यील्ड पॉइंट पे हमें एक संकेत मिलता है कि ब्रेकिंग उस पॉइंट आने वाला है, ब्रेकिंग स्ट्रेस वाला पॉइंट आने वाला है। ठीक है, तो फिर क्या होता है? इसके बाद हम फर्दर और स्ट्रेस बढ़ाते हैं, स्ट्रेन बढ़ता है,
और इस तरह से बढ़ते बढ़ते मामला बी तक पहुंचते हैं। बी एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, यानी ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है, ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो वो वायर या वो मटेरियल जो है झेल सकता है। ठीक है, तो वो मटेरियल जो मैक्सिमम स्ट्रेस झेल सकता है उसी को हम पॉइंट बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस। इसके बारे में हम पहले बात कर भी चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस में। और उसके बाद अल्टीमेटली बी के बाद ये वायर फिर से फ्लो होना शुरू होता है, मतलब फिर से तुम स्ट्रेस कम भी कर दो फिर भी स्ट्रेन बढ़ता ही जाएगा, और तुम वेट हटा भी दो फिर भी वो आगे बढ़ता ही जाएगा, और फौरन से वो पहुंच जाएगा पॉइंट एफ पे। पॉइंट एफ यानी फ्रैक्चर पॉइंट। ध्यान देने वाली बात यह है कि बी से एफ की दूरी यहां बहुत दिख रही है, पर एक्चुअल में बी और एफ बहुत पास होते हैं। मतलब बी से एफ तक वायर ऑटोमेटिक फ्लो होता जाता है और वो अल्टीमेटली ब्रेक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। यहाँ पे बी से एफ तक यहाँ नेकिंग शुरू होती है, नेकिंग के बाद वो अल्टीमेटली ब्रेक हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये बात आपको समझनी है कि बियॉन्ड बी द वायर कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम ब्रेकिंग, वो ऑटोमेटिक फ्लो होके ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि ये तो डक्टाइल मटेरियल के लिए ये ग्राफ हमने देखा, अगर यही ग्राफ जो है ब्रिटल मटेरियल के, ब्रिटल मतलब ब्रिटल एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत आसानी से टूट जाए, वो खींचने के लिए ज्यादा खिंचाएगा नहीं। अगर हम उसको खींचने की कोशिश करें तो हम बहुत ज्यादा खींच नहीं पाएंगे उसको, थोड़ा सा ही खींचेंगे वो टूट जाएगा। एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं, जैसे कि ग्लास एक ब्रिटल मटेरियल है, ग्रेफाइट भी एक ब्रिटल मटेरियल है, कास्ट आयरन की अगर हम बात करें तो सॉफ्ट आयरन एक अलग चीज होती है, कास्ट आयरन एक अलग चीज होती है। अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप गूगल कर लें या आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। कास्ट आयरन ब्रिटल होता है डिस्टेंस, वो खिंच नहीं पाता है अच्छे से, है ना। तो ये ब्रिटल मटेरियल के एग्जांपल्स हैं। अब ग्राफ को कंपेयर करते हैं। अगर हम ग्राफ को कंपेयर करें तो बस फर्क इतना ही है, इन दोनों ग्राफ्स में सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहां पर एक बड़ा प्लास्टिक रीजन होता है। मतलब देखो ना, स्ट्रेन बहुत दूर तक हम इसको खींच सकते हैं, झेलता जाएगा और बहुत देर बाद जाके वो फ्रैक्चर होगा। पर यहां क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यहां प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा होता है, मतलब इलास्टिक लिमिट क्रॉस करते ही फ्रैक्चर हो जाता है। मतलब बहुत लंबा खींच नहीं सकते, बहुत लंबा नहीं खींच सकते, इलास्टिक लिमिट से थोड़ा थोड़ा दूर दूर लेके जाओगे तुम और वो जल्दी से फ्रैक्चर हो जाएगा। मतलब प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा होता है। प्लास्टिक रीजन जितना बड़ा होगा वायर को हम उतना ज्यादा खींच पाएंगे, उस मटेरियल को हम उतना ज्यादा खींच पाएंगे। लेकिन ये मटेरियल का प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा है, इसका मतलब है कि हम बहुत ज्यादा उसको खींच नहीं सकते और वो बहुत जल्दी अपने फ्रैक्चर पॉइंट को पहुंच जाएगा। तो बस इतना ही सा डिफरेंस है कि यहाँ रीजन बड़ा है प्लास्टिक वाला और यहाँ प्लास्टिक वाला रीजन छोटा है। बाकी बिहेवियर बहुत मिलता जुलता है। तीसरे केस में हम आते हैं फॉर इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको तुम थोड़ा सा भी स्ट्रेस दो तो बहुत स्ट्रेन मिल जाएगा उसको, मतलब आसानी से बहुत हम खींच सकते हैं, काफी फ्लेक्सिबल होते हैं ये मटेरियल्स, जैसे कि रबर, जैसे कि आओर्टा। आओर्टा जो हमारे दिल के अंदर होता है डियर स्टूडेंट्स, बायो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ये जो टिश्यू है डियर स्टूडेंट्स, ये टिश्यू भी हाईली फ्लेक्सिबल होता है और इसमें भी क्या होता है कि इसमें लार्ज स्ट्रेन इज ऑब्टेन्ड फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। तो ग्राफ जो है बहुत ही कर्व्ड ग्राफ है ये, और अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं भी स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन है ही नहीं, मतलब ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब है कि ये हुक्स लॉ कहीं ओबे ही नहीं कर रहा, क्योंकि हुक्स लॉ के लिए स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होना चाहिए, यानी ग्राफ को थोड़े दूर के लिए तो कम से कम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, लेकिन ये कहीं भी स्ट्रेट लाइन वाला बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहा। यानी इलास्टोमर्स जो है वो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेन के लिए वो हुक्स लॉ ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल्स हुक्स लॉ ओबे कर रहे हैं, देखो यहां से यहां तक, और ये भी हुक्स लॉ ओबे कर रहा है यहां से यहां तक, लेकिन ये बिल्कुल भी हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रहा है। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में फॉर डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल एंड इलास्टोमर्स। और अब हम आ रहे हैं बहुत ही क्रिटिकल पार्ट के ऊपर डियर स्टूडेंट्स, और ये क्रिटिकल पार्ट क्या है, बहुत तकलीफ दी है इस पार्ट ने बच्चों को हमेशा से ही। हालांकि ये जो पार्ट है जो मैं अभी ले रहा हूं, जिसको हम बोल रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो, ये चार जो कांस्टेंट्स हैं इनके बीच का रिलेशनशिप हमको निकालना है। इसमें से ऊपर के जो तीन है वो मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी है, और ये चौथा वाला रेशियो है, स्ट्रेन का रेशियो है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले बार बताया था कि सिर्फ ये तीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। ये वाला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसको भी शामिल कर लेते हैं साथ में। ठीक है, तो इन चारों का आपस में जो रिलेशनशिप है, कुछ इक्वेशंस हैं डियर स्टूडेंट्स।
अब ये इक्वेशंस आपके स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि सीईटी वालों ने कई बार इस रिलेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि भाई इसमें से सही रिलेशनशिप कौन सा है, डायरेक्ट। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से वो रिलेशनशिप सही वाला कौन सा है वो आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे रेफरेंस बुक में भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे परेशान करने के लिए, या आपको मतलब किसी 3 में से 2 चीजें दे देंगे और तीसरी चीज आपको फाइंड आउट करनी होगी। ये भी चीजें कभी कभी आपको देखने को ऐसे भी प्रॉब्लम्स मिलेंगे। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि ये रिलेशनशिप बहुत ही याद करने के लिए मुश्किल है। अगर डायरेक्टली आप याद करना चाहें बहुत मुश्किल है। इसका डेरिवेशन बहुत डिटेल्ड है जो आपके सिलेबस के बियॉन्ड है। वो ना ही नीट, ना ही जेई, ना ही सीईटी, किसी भी सिलेबस में ये रिलेशनशिप का डेरिवेशन नहीं आता है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखने के लिए कुछ ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जरा बारीकी से देखेंगे ये ट्रिक क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल्स का प्रयोग किया गया है। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, इसीलिए मैंने सारे सिंबल्स का यहाँ इस्तेमाल कर दिया है। यंग्स मॉडुलस को कुछ बुक्स में ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, शेयर मॉडुलस को कभी ईटा कभी जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं या रिजिडिटी मॉडुलस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये तो बल्क मॉडुलस है हमारे, जिसको कभी बी से कभी के से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइजन रेशियो कुछ बुक्स में म्यू से भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, जो जनरल सिंबल्स है वो मैंने यहाँ पे सब शामिल कर लिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो, ठीक है। इसमें ये 3 तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये चौथा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है, ये सिर्फ एक रेशियो है, ठीक है। लेकिन उसको भी यहाँ शामिल कर लेते हैं क्योंकि इन सब की वैल्यू कांस्टेंट होती है किसी गिवन मटेरियल के लिए, इसीलिए इन सबको इलास्टिक कांस्टेंट्स बोल के यहाँ शामिल कर लिया जाता है। अब इनके बीच में जो आपस में जो रिलेशनशिप है वो कैसे हम देखेंगे। तो देखो उसके लिए ट्रिक ये है कि पहले आप लिखो यहाँ पे y, फिर लिखो g और फिर लिखो k। योर जनरल नॉलेज, योर जनरल नॉलेज, तो पहले y आएगा, फिर g आएगा, फिर k आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद y के आगे 1 लिखो, g के आगे 2 लिखो और यहाँ 3 लिखो। 1 2 3, योर जनरल नॉलेज 1 2 3, ठीक है। फिर क्या करना है, ब्रैकेट दे दो। ब्रैकेट में यहाँ भी 1 लिखो, यहाँ भी 1 लिखो, यहाँ भी 1 लिखो। यहाँ माइनस से शुरुआत करेंगे, नेगेटिव है ना भाई, देख के इसको थोड़ा नेगेटिव फील आ रही है कि क्या इतना भयानक फॉर्मूला, तो इसीलिए पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ 0 इंटू सिग्मा, 1 इंटू सिग्मा और यहाँ 2 इंटू सिग्मा, 0 1 2, 0 इंटू सिग्मा, 1 इंटू सिग्मा, 2 इंटू सिग्मा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, यहाँ से हमको y मिल जाएगा, यहाँ से हमको 2g 1 प्लस सिग्मा, यहाँ से 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। तो अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप आ गया डिस्टेंस। तो बस आपको ये वाली स्टेप को ध्यान में रखना है। अब इस स्टेप को, इस वाली स्टेप को आप 2-4 बार लिखिए अपने नोटबुक में बिना देखे, और देखिए कि आप उसको करेक्टली लिख पा रहे हैं कि नहीं। 2-3 बार आप लिखोगे आपको परफेक्ट, मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये याद हो जाएगा। तो वहां से आपने ये लिख दिया, ये रिलेशनशिप आ गई, ये एक रिलेशनशिप आ गई। तो एक तो अब इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूला छुपे हैं। एक तो इन दोनों का रिलेशनशिप मिल गया, इन दोनों का मिल गया और इन दोनों का भी मिल गया। तो 3 इक्वेशंस तो यही बन गए, 1 2 और 3। 3 इक्वेशंस यहां बन गए और एक चौथा इक्वेशन भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए कुछ नहीं डियर स्टूडेंट्स, बस आपको इस तरह से लिखना है। यहां आपको लिखना है y, इधर लिखना है g और इधर लिखना है k। तो ये फिर से क्या हो गया, योर जनरल नॉलेज, योर जनरल नॉलेज, ठीक है। तो योर जनरल नॉलेज हो गया यहाँ पे, और जाहिर सी बात है जनरल और नॉलेज को ऐड होना पड़ेगा तब तो वो जनरल नॉलेज बनेगी। ऐसी एक बात बोल रहा हूँ इसमें। तो जनरल नॉलेज ऐड हो रहे हैं, जनरल और नॉलेज ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, ऊपर 9 से शुरुआत करनी है और फिर इसको 3 से डिवाइड करो तो 3, और इसको और 3 से डिवाइड करो तो 1, इसको 3 से डिवाइड करो तो 3, इसको और 3 से डिवाइड करो तो 1, 9 3 1। योर जनरल नॉलेज, जनरल और नॉलेज ऐड हो रहे हैं, 9 3 1, ठीक है। तो ये एक और रिलेशनशिप हमारा आ गया। बस डिस्टेंस 4 इक्वेशन यहां हमारे तैयार हो गए हैं। एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन और ये चौथा इक्वेशन, और 4 ही पॉसिबिलिटीज है डियर स्टूडेंट्स, और वो चारों पॉसिबिलिटीज यहां कवर हो गई हैं। वो 4 पॉसिबिलिटीज कैसी कैसी हैं, देखिए। एक आपने यंग्स मॉडुलस देखा, यंग्स मॉडुलस,
y लिख रहा हूं मैं, g लिख रहा हूं, और कौन है, बल्क मॉडुलस k है, और पॉइजन्स रेशियो सिग्मा है। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप तो इन तीनों की वजह से मिलेगा, तो उसको हम बोल रहे हैं YGK। ठीक है, दूसरा रिलेशनशिप GK सिग्मा, तो वो मैं लिख रहा हूं GK सिग्मा। तो पहला 1 2 3, फिर हम 1 2 3 आखिरी के 3 देख रहे हैं। उसके बाद K सिग्मा Y, K सिग्मा Y, और उसके बाद सिग्मा YG, सिग्मा YG। यही 4 पॉसिबिलिटीज है डियर स्टूडेंट्स। फिर से मैं आपको बता दूं, तो YGK, यहां शुरुआत Y से की थी, ये देखिए, फिर उसके बाद GK सिग्मा, फिर उसके बाद K सिग्मा Y, उसके बाद सिग्मा YG, और सिग्मा YG के बाद वापस Y पे आ जाएंगे, तो वापस YG के आ जाएगा। तो देखो, पहले Y से शुरू किया, फिर G से शुरू किया, फिर कैसे, फिर सिग्मा से, तो 1 2 3, फिर उसके बाद का 1 2 3, फिर उसके बाद का 1 2 3, उसके बाद का 1 2 3। ठीक है, तो यही 4 पॉसिबिलिटीज है, और वो चारों इक्वेशंस यहां मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, तो YG सिग्मा, कहां है YG सिग्मा, YG सिग्मा ये आखिरी वाला हो गया कवर। अब इसको और इसको देखिए, तो YK सिग्मा, YK सिग्मा कहां है, K सिग्मा Y, ये रहा, दूसरा भी कवर हो गया। अब इसको और इसको इक्वेट करेंगे, तो कौन सा मिलेगा, G सिग्मा और K, G सिग्मा और K मिल गया। और अब और इस इक्वेशन को अगर देखें, तो YG और K का रिलेशनशिप है, यानी कि 1 2 3 4, ये चारों पॉसिबिलिटीज यहां कवर हो गई डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें खेलते बैठ सकते हैं, अभी वो जो कुछ भी पूछे वो आप इन 4 इक्वेशंस में से आराम से निकाल के उसको बता सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। एक में से वैल्यू निकालो, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो, दूसरे से निकालो, तीसरे में सब्स्टिट्यूट करो, इससे आपको आराम से किसी भी फॉर्म में आप इनको लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से जो है ये रिलेशनशिप आपको याद में रखना है। अब इसके ऊपर आप प्रॉब्लम्स वगैरह देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर से, और आप इसके ऊपर के सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। इसी के साथ साथ इलास्टिसिटी के सारे बेसिक पॉइंट्स हमने सारे कवर कर दिए हैं। ये चैप्टर एंड हो चुका है डियर स्टूडेंट्स थ्योरेटिकली। अभी नेक्स्ट सेशन में हम कुछ सिलेक्टेड अच्छे प्रॉब्लम्स भी लेंगे। मीनवाइल आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, और ये कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए।